माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने के आधा घंटे या 1 घंटे पहले भी इस वायरल मॉडल पेपर को देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप 70 में 70 बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। लेकिन 70 में 70 आपके अंक तब आएंगे जब आपने अच्छी तैयारी की होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे और आपने उनका रिवीजन किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यूं ही 70 में 70 कहने से नहीं आते, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में 70 का स्कोर 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में, तो इस वायरल मॉडल पेपर को भी एक नज़र से जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल मॉडल पेपर के प्रश्न कहीं न कहीं आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आना तय है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें। चलिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर इस वायरल मॉडल पेपर का कोड 801 HF है और यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना रोल नंबर और नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम जब भी आप देने जाओगे, आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का पालन भी करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला निर्देश है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए, पेपर को पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का आंसर करना होगा। यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है। पेपर हिंदी का 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा और आप चाहे तो OMR शीट को नीले पेन से भरें या फिर आप काले पेन से भरें, लेकिन शर्त एक है, आपका पेन कौन सा होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल वर्जित है इस चीज का, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर, जो आपको OMR शीट मिलेगी उस पर भी यानी उसी पर ही आपको उत्तर लिखना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने उत्तर गोला काला कर दिया, यानी OMR शीट में आपने एक बार गोला काला कर दिया, तो उसको बार बार आपको क्या नहीं करना है, ना तो उसको आप काट सकते हैं, ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार आपने गोला भर दिया सो भर दिया, इसलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक गोला काला करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आप करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है, यानी जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता उसके पीछे आप नहीं भागेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो आप सभी लोग, खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न बताता चलूंगा जो 24 फरवरी को बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूंगा और वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान गबन।
गोदान गबन सेवा सदन। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, रंगभूमि और मेरे प्यारे बच्चों कर्म भूमि। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, ये सभी यदि प्रश्न आता है गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और इनके लेखक कौन हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। इतने जो उपन्यास हैं गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। और इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं नीड़ का निर्माण फिर के लेखक। एक और रचना याद कर लेना इनकी आप लोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रचना भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और आप सभी लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये भी आत्मकथा विधा पर ही आधारित रचना है। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको महत्वपूर्ण जानकारी से हाथ धोना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। इनमें से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं, यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन, धर्मवीर भारती। किस युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना आप लोग याद कर लेना, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये रचना है धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई। और इस रचना के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। यदि प्रश्न आता है ये हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। यानी गुनाहों का देवता हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और यहां से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, यहां पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो आंसर क्या होगा, कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, तो अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए एक ही प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जी हैं इस उपन्यास के लेखक। और ये जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की, क्योंकि ये जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा रीति मुक्त काव्य धारा के, क्योंकि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो यहाँ पर घनानंद जो है ये रीति काल के कवि हैं, लेकिन ये रीति काल के किस जो है धारा के कवि हैं? काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर महाकवि भूषण हो जाएगा राइट आंसर। और ये रीति काल के वीर रस के कवि हैं। आप लोग याद कर लेना, रीति काल के वीर रस के कवि, वीर रस के कवि हैं महाकवि भूषण जी, महाकवि भूषण जी हैं, और इनकी रचना का नाम है छत्रसाल दशक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, कब? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। किसका? तार सप्तक का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर याद कर लेना, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक प्रश्न से मैं आपको 24 फरवरी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी कराता चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रगतिवादी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रगतिवादी युग की कालावधि या समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का जो समय था, ये प्रगतिवादी युग की कालावधि या समय सीमा के अंतर्गत क्या आता है? प्रगतिवादी युग आता है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा था। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहू। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों चलिए एक और जानकारी आप प्राप्त करते चलिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। यदि प्रश्न आ जाए करुण रस का स्थायी भाव क्या है तो शोक हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है तो उत्साह हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है मेरे प्यारे बच्चों। अब हास यानी हंसना, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दिए गए उदाहरण में बिहसे का अर्थ क्या होता है? हंसना। बिहसे अर्थात हंसने लगे, हंसना यानी यहाँ पर है हास्य रस। यहाँ पर क्या है? हास्य रस। क्योंकि जब शिव जी की बारात चली थी तब क्या था? उनकी बारात में क्या था? नाना वाहन यानी अनेक प्रकार के वाहन थे, नाना वेशा, और जो लोग थे तरह तरह के जो है वेशभूषा को धारण किए हुए थे। बिहसे शिव समाज निज देखा, जब भगवान शंकर ने अपने समाज को यानी अपनी बारात को देखा तो उनको हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्योंकि वहां पर क्या था? उनकी बारात में क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वहां पर तरह तरह के वाहन थे, तरह तरह के जो है वहां जो लोग थे उनकी बारात में तरह तरह का उनका पहनावा था। और क्या था? को मुखहीन, किसी के मुख नहीं था।
कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के बहुत सारे मुख थे। बिनु पद कर, किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे। कोउ बहुपद बाहु, और किसी के क्या थे, किसी के बहुत सारे हाथ थे और किसी के पैर, बहुत सारे पैर थे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हास्य रस है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चिता पर किसके समान गिर पड़ी, आहुति के समान, यानी और चमक कैसे उठी, ज्वाला के समान चमक उठी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या की जाती है, तुलना या समानता बताई जाती है, तो वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुकरण में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुशासन में भी अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुवाद में भी हुआ है, लेकिन अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा अन, जब इसका हम क्या करेंगे अन, और इसको जो है और क्या करेंगे उत्तीर्ण। इसका जब हम क्या करेंगे, इसको जो है विस्तार से लिखेंगे, इनका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो अन प्लस उत्तीर्ण हो जाएगा, तब होगा अनुत्तीर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि अनु लिखा है शुरुआत में, तो आप कहेंगे ऐसा तो है नहीं, लेकिन जब इसका जो है संधि विच्छेद होगा, यानी इसको हम विस्तार रूप में लिखेंगे तो अलग हो जाएगा अन और उत्तीर्ण हो जाएगा अलग। अब क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे बच्चों नीलकंठ में कौन सा समास है, यानी नीला है कंठ जिसका, ऐसे भगवान शंकर, क्योंकि उनका कंठ कैसा था, नीला था। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दें, इसमें कौन सा समास है, राइट आंसर क्या होगा। नीलकंठ में मेरे प्यारे बच्चों है बहुव्रीहि समास। आम का यानी आम शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आम्र, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है। तो तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तस्मय शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण जो कथन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी क्या कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संदेहात्मक वाक्य, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं। तो वह पद क्या कहलाते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों के अंतर्गत मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकारी पद, ये वाला आंसर सही होगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, विकारी पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, ज्वालस होता है
और पावक होता है। अनिल क्या है? अनिल जो है वायु यानी पवन का पर्यायवाची है। चलिए अब आप देखोगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 नंबर का होगा खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो गद्यांश क्या है? हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित हो रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। अगला है प्रश्न, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। ये हो गया इसका उत्तर। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर और एक गद्यांश जो 24 फरवरी को बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश जो अपने को बढ़ाने की नहीं, यानी तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक ही गद्यांश हल करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गद्यांश जो है यह लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना, यहाँ पर ना होगा, गई मेरे मन से। और इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक चीज और ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न आएगा यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। चलिए अगला प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आप लोग जो है गद्यांश से ही कर लेंगे। मनुष्य के पतन का क्या कारण है? तो यहाँ पर इसका जो है उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये पद्यांश है और इस पद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको रचनाकार और पाठ का नाम लिखना होता है। तो सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से ये जो है लिया गया है पद्यांश। यहाँ पर आपको मैंने क्लियर बता दिया है कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखना है, सारी चीजें बता दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो भी हो उसी की व्याख्या आपको करनी होगी, बाकी किसी की व्याख्या नहीं करनी, यानी बाकी किसी भी लाइन की व्याख्या नहीं करनी। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? इस तरह का भी प्रश्न है। अथवा में यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश यह भी है, नहीं चाहिए बुद्ध बैर का, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम।
वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक ही पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात ये बता देना चाहता हूँ कि किसी एक पद्यांश को ही हल करिएगा। और यहाँ पर ये जो पद्यांश है, चलिए ये भी आप लोग जान लो कि किस पाठ से लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह पद्यांश लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और इन्होंने एक कविता लिखा है जिसका नाम है भारत माता का मंदिर। यह भारत माता का मंदिर यह, मेरे प्यारे बच्चों ये है कविता का नाम यानी पाठ का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो बिल्कुल आसान है ये गद्यांश। अब यहाँ पर पाठ का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, गद्यांश के स्टार्टिंग में ही वाराणसी पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश। अथवा वाला गद्यांश भी आप लोग जान लो, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, एक और प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का उत्तर आपको करना है, यानी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर लेना है। यहाँ पर अथवा में आप लोग ध्यान दें, अपदो यानी आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप सभी लोग जो है यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, किसी एक पद्यांश को ही हल करिएगा, दूसरे को नहीं हल करेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग कि जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करिएगा। 3 नंबर आपको यहाँ से क्लियर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 का प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आएंगे यहाँ से भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जय प्रकाश भारती, इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो, इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है प्रश्न 6 का, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। यहाँ पर 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, सारे जीवन परिचय आप तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 फरवरी को आपका पेपर है, आप सभी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न यानी जो इस प्रश्न पत्र को इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। चलिए अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, धीरः केन पूज्यते, कुत्र मरणं मंगलम भवति, ज्ञानम कुत्र संभवति और रिपु केन वर्धते। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग जो है क्या करना है, आप सभी को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो ये विषय जो है यहाँ पर विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, बेरोजगारी की समस्या और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उपाय भी है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी का जो समस्या है इस पर आपको निबंध लिखना है, उपाय नहीं लगाना है, निबंध लिखना है। वृक्षारोपण का महत्व क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो शुल्क मुक्ति है तो अपने प्रधानाचार्य को या विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक यहाँ पर आप लोग ध्यान दें आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरह से पेपर आएगा, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।